हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सफल 2.0 में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए। और उसके साथ साथ जो आपका सीयूईटी का जो हमारा एग्जामिनेशन है 2024 का, उसके पर्सपेक्टिव से ये बैच बनाया गया है, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही है। सारा कंटेंट फ्री आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज से भाई आपकी बुक स्टार्ट हो जाती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और उसका चैप्टर 1 है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जब भारत से अंग्रेज छोड़कर गए भारत के लिए, तो उस समय भारत की जो दशा थी और जो दिशा थी वो कैसी थी। ठीक है, कैसी इकोनॉमिक कंडीशन हमारे यहाँ पर थी, किस तरह से हमारा एग्रीकल्चर था, किस तरह से हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री थी, किस तरह का फॉरेन ट्रेड हमारे यहाँ पर होता था, वो सारी चीजें हम इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में देखो मैंने क्या बताया था आपके लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट जो टॉपिक था उसमें हमने बात की थी भाई यहाँ पर मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड की। ठीक है, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात की थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई होती है फॉरेन एक्सचेंज की, और आपका किस तरह से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है, कौन कौन से आपके यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम होता है, कैसे काम करता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम कैसे काम करता है, उसके बाद मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रिजीम कैसे काम करता है। वो सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ली थी बहुत अच्छे से। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, आपका रिवैल्यूएशन क्या होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था, और उसके बाद उसके कंपोनेंट पढ़े थे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम इस लेक्चर में क्या कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि किस तरह से भारत में ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद जब भारत से अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, और उनके आने से पहले भारत की स्थिति कैसी थी। उन सारी चीजों को हम लोग यहां पर अच्छे से कवर करने वाले। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, फॉरेन ट्रेड की क्या उस समय पोजीशन थी, उन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में आज कंप्लीट करेंगे। और एक आपको अप्रोच डेवलप कराने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपका जो एग्जामिनेशन है, आपको वहां पर कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको किस तरह से अपने जो पॉइंटर्स है वो तैयार करने हैं अपनी एनसीईआरटी से। भैया देखो, एनसीईआरटी में जो लिखा है ना, वो पत्थर की लकीर है। आपका जो सीयूटी का एग्जाम है उसमें आपको बस रेफरेंस लेना है एनसीईआरटी का। यहां पर लाइन बाय लाइन आपको पढ़ते हुए चलना है, वहां की कोई भी डेट, कोई भी न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन, फैक्ट आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि आपका जो सीयूटी का एग्जाम है जो लास्ट ईयर हुआ, ठीक है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बताऊंगा यहाँ पर, जो कि मैंने पिछले साल के जो पैटर्न जो आपका सेट हुआ है एग्जाम का, और उससे प्रीवियस ईयर जो पैटर्न सेट हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सबको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखो, अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि किस तरह से भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन या फिर अपनी गवर्नमेंट स्टार्ट की। ठीक है, किस तरह से वो सत्ता में आए। आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको याद होगा, ठीक है, कि लगभग 1600 एडी में, ठीक है, एक कंपनी बनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी वो यहां पर ईस्ट में ट्रेड करने के लिए उसको राइट्स दिए गए, चार्टर दिया गया। ठीक है, ईस्टर्न नेशंस में, ठीक है, ईस्टर्न नेशंस में वो क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर ट्रेड करेंगे। और उनके लिए एक्सक्लूसिव राइट्स जो दिए गए, वो किसने दिए, वो ब्रिटेन की महारानी ने दिए। ठीक है, किसने दिए, ब्रिटेन की महारानी ने दिए, कि आप जाओगे, आपके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको एक्सक्लूसिव राइट दिए जा रहे हैं, आप ही ईस्टर्न कंट्रीज में जाके ट्रेड करोगे। जिसमें सबसे बड़ा जो उनका यहां पर ट्रेडिंग पार्टनर बना वो था इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, भारत एक ऐसा नेशन जिसको कहा गया है कि अगर पूरे ब्रिटिश एम्पायर में वो कोई भी हिस्सा, ठीक है, जहां भी अफ्रीकन नेशंस थे, आपके इंडिया में था उनका शासन, फिर उसके बाद अमेरिका में था, किसी भी हिस्से को वो लूज कर दे उनकी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया एक ऐसा पार्ट था उनके एम्पायर का कि अगर उसको वहां पर उन्होंने छोड़ दिया तो भाई उसके बाद तो उनका जीना ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उनकी पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो 1600 में काम करना शुरू किया उन्होंने। धीरे 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 उन्होंने इंडिया की जो दिशा थी, किस तरफ जा रही थी पॉलिटिकल
ठीक है, वे किस तरफ जा रहा था, लोग वहां के जो थे वो कैसे काम कर रहे थे, वहां की जो सत्ता थी वो कैसे काम कर रही थी, उसको अच्छे से समझा। और समझने के बाद धीरे धीरे वो क्या बन गए, धीरे धीरे वो आपका इंडिया के अंदर ट्रेडर से क्या बन गए, रूलर बन गए। ठीक है, वो पहले आए थे भारत में कैसे, एज अ ट्रेडर, और धीरे धीरे क्या बन गए, वो ट्रेडर से बन गए भाई यहां पर क्या, रूलर। ठीक है, अब वो कैसे बने वो आपका हिस्ट्री वाले सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बस आपको इतना जानना है कि वो आए तो थे एज अ ट्रेडर, लेकिन उसके बाद वो क्या बन गए, यहाँ के रूलर बन गए। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा जो निर्णायक मोड़ आया वो आता है भाई आपका प्लासी के युद्ध से। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला, आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में, सिराजुद्दौला के साथ ये आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 में ये युद्ध हुआ, और उस बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है, जो इंडियन रूलर थे वो हार गए, और हारने के बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि नाउ वी आर इन द पोजीशन टू गेट इंडिया। ठीक है, वो भारत को अपने हाथ में लेने का यहां पर अब संकल्प ले लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा निर्णायक जो मोड़ आता है, ठीक है, वो आता है आपका बैटल ऑफ बक्सर से। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो आपका यहाँ पर शुरू होता है 1764 में यहाँ पर होता है, और उसके बाद एक्चुअल कंट्रोल जो है वो आ जाता है भाई किसके हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में जाता है। ठीक है, तो अभी तक तो वो जीते तो थे, ठीक है, यहां पर छल हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ बैटल ऑफ प्लासी में छल हुआ था, मतलब उसका जो सेनापति था, ठीक है, जो उसका जनरल था, वो ब्रिटिशर से मिल गया था। ठीक है, लेकिन जो 1764 का जो युद्ध हुआ, इसमें जो मुगल अंपायर था वो डूब गया, और मुगल अंपायर डूबने के बाद जो दीवानी राइट्स थे, ठीक है, मतलब जो दीवानी राइट्स यानी कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, वो किसके हाथ में आ गए, दीवानी राइट्स जो थे वो अब आ गए ब्रिटिशर्स के हाथ में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होने के बाद, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, तो अब उसके बाद जो इनकम का सोर्स है वो किसके पास आ गया, वो आ गया ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, अब जैसे ही ब्रिटिशर्स के पास इनकम का सोर्स आया, यानी कि वो रूलर बन गए, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो धीरे धीरे अपना यहां पर अंपायर यहां पर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका सोल पर्पस क्या था, वो क्यों इंडिया में रूल करना चाहते थे, क्यों इंडिया को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। ठीक है, तो भैया जो जो यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, कॉलोनियल रूल। ठीक है, क्या होता है ये कॉलोनियल रूल, क्या होता है, कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जैसे कि एक आपका कंट्री है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका कंट्री है इंडिया, है ना, ये आपका कंट्री है मान लीजिए इंडिया, और एक नेशन है आपका ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन एक कॉन्सोलिडेशन है आपका 4 कंट्रीज का। तो ब्रिटेन क्या है, यहां पर रूल कर रहा है किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर जो इंडिया है वो क्या है, डोमिनियन है। ठीक है, क्या है, डोमिनियन है, और जो ब्रिटेन है वो क्या है, रूलर है। जब कभी भी एक कंट्री के ऊपर किसी दूसरे कंट्री का रूल हो जाता है, तो उस कंट्री को जिस पर रूल किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कॉलोनी। ठीक है, इसको डोमिनियन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉलोनी। ठीक है, आगे बस समझ में। तो ब्रिटेन जो है वो क्या कर रहा है, इंडिया के ऊपर रूल कर रहा है, तो यहां पर जो रूलर है वो अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश कर रखा है इंडिया में। ठीक है, तो ये होता है कॉलोनियल रूल। तो जो पर्पस था ब्रिटेन का या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो भाई सीधा सीधा पर्पस क्या था, वो था कि इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको अपने यहां पर लेकर आना, अपनी इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस करना, और उस प्रोसेस्ड माल को इंडिया में लाके बेचना। ठीक है, इससे उनके 2 पर्पस सॉल्व हो रहे थे। पहला पर्पस तो यह है कि जब भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा भाई बताइए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा क्या भाई, वहां पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ मशीनरी। ठीक है, यूज ऑफ मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूज ऑफ मशीनरी इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, जब ऐसा हमारे दादी हैं, बाबा, वो बताते हैं कि भाई पहले हमारे टाइम में हम लोग क्या करते थे, चक्की से आटा पीसते थे,
और उसके बाद उस आटे को खाते थे, तो उसमें आपका मैनुअल लेबर ज्यादा लगती थी, आउटपुट है वो आपका कम होता था। ठीक है, तो भैया जब आपका यूज ऑफ मशीनरी होगा, किसी भी जगह पर आपका मशीनरी का प्रयोग होगा, तो उसके बाद आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा, वो चेंज क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, क्या होगा भैया, यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है भैया, उसके लिए भी क्या चाहिए, ठीक है, उसके लिए भैया क्या चाहिए, उसके लिए यहां पर क्या चाहिए, यहां पर क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स। आ रही बात समझ। तो अब यहां पर डिमांड जो है वो क्या हो गई भाई, क्या हो गई, बढ़ गई। अब एक बात सोचो कि हमने भाई डिमांड बढ़ा दी, है ना, हमने डिमांड बढ़ा दी किसकी, रॉ मटेरियल्स की। हम अपनी इंडस्ट्री में प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे लिए एक चाहिए मार्केट। ठीक है, हमारे लिए क्या चाहिए, मार्केट फॉर सप्लाई ऑफ, मार्केट फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन खड़ा हो गया किसके ऊपर, ये क्वेश्चन खड़ा हो गया भाई ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर। आई बात समझ में। ठीक है, कि वो कहां से अपना सामान लेकर आएंगे। अब सामान हमने बना लिया, सामान हमने बना लिया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, क्या हो रहा है भैया, यहां पर सप्लाई जो है फिनिश गुड्स की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स बढ़ जाएगी। अब भैया इस फिनिश गुड्स का मार्केट कहां होगा, हम इसको बेचेंगे कहां। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और अराइज हो जाएगा, वो हो जाएगा वेयर टू सेल। ठीक है, हम इसको बेचेंगे कहां। ठीक है, अब देखो पूरे फ्लो चार्ट को समझना कि ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है। ब्रिटेन में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मशीनरी का प्रोडक्शन, मशीनरी से प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। प्रोडक्शन से बढ़ाया, जब मशीनरी से प्रोडक्शन बढ़ाया तो क्या हो गया, आपके पास बहुत ज्यादा माल हो गया इकट्ठा, जो आप क्या करोगे भाई, किसी मार्केट में सेल करोगे, तो वो मार्केट कौन सी होगी, वो आपको पहले तलाशना है। दूसरा, आपके पास जो डिमांड आ रही है रॉ मटेरियल की, कि भाई मशीन को तो क्या चाहिए, जैसे हम पहले आटा पीसते थे हाथों से, तो हमारी जो डिमांड आती थी रॉ मटेरियल की वो कम होती थी। अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास डिमांड ज्यादा आ रही है रॉ मटेरियल की, क्यों, क्योंकि हमारे लिए भाई मशीनों को चलाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी ज्यादा है, तो हमारे पास एक मार्केट होना चाहिए किसका, रॉ मटेरियल्स का। तो भाई कॉलोनी दो काम कर रहा था। ठीक है, कॉलोनी जो था वो दो काम कर रहा था, एक इंडिया से वो अपना रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ब्रिटेन की इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस करते थे, और प्रोसेस करने के बाद उस मार्केट को भाई वो क्या करते थे, वो मार्केट जो थी वो इंडिया में तलाश रहे थे, और उसी को माल को यहां पर क्या कर सकते थे, सेल कर देते थे। ठीक है, क्या करते थे, माल को इंडिया में सेल करते थे, और उसके बाद ठीक है, मार्केट का जो माल आना है वो कहां से आना है, वो इंडिया से आना है। ठीक है, तो दो पर्पज उनके सॉल्व हो गए, कौन से, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो यही सारी थ्योरी इसमें लिखी गई है। द पर्पज, द सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लाई। ठीक है, क्या कर रहा है वो, इंडिया रॉ मटेरियल का सप्लाई कर रहा है। ठीक है, बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जिसकी इंडस्ट्री क्या हो रही थी, बहुत तेजी से इस समय फैल रही थी, और उसके बाद जो भी माल बन रहा था इंडिया, सॉरी ब्रिटेन में, उसको इंडिया में लाकर क्या कर रहे थे, वो सेल कर दे रहे थे। ठीक है, जो भी पॉलिसीज उन्होंने बनाई, ठीक है, जो भी ट्रेड पॉलिसीज बनाई वो इस तरह से डिजाइन की गई कि वो उस समय ब्रिटेन के इंटरेस्ट में ज्यादा थी,
और उसका भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से या भारत के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था। समझ में आ गया ये टॉपिक? ठीक है, तो जो एनसीईआरटी आपकी बुक है उसका जो फर्स्ट आपका जो पेज है उसमें आपका इसी चीज के बारे में बात कही गई है कि ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था। ठीक है, द मेन रीजन बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो मैंने आपको अभी इस स्लाइड में बहुत अच्छे से सारी चीज आपको डिस्क्राइब कर दी। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। ठीक है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा क्या है। ठीक है, ये हमारा है भारत। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत है। यहां पर मान लीजिए, ठीक है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है। ये हमारा क्या है, इंडिया है। ठीक है, इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा है। ठीक है, इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा है और कहाँ जा रहा है, ये आपका जा रहा है यहाँ पर ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है माल, और उसके बाद यही माल जो क्या हो रहा है वो वापस इंडिया में आ जा रहा है बिकने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा इस तरह से आपका एक पैटर्न, एक साइकिल चलती थी कि इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदते थे, वो कॉटन यहाँ से लेते थे, कपड़े बनाते थे मशीन से, और वो कपड़े ज़्यादा टिकाऊ होते थे, ड्यूरेबल होते थे, और उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, और इंडिया में लाके वो बेच देते थे। ठीक है, अब देखो एक बात समझते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो उस समय हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो पहली बात आपने सुना होगा कि जब हमारे पास ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो उस समय पूरे वर्ल्ड का जो टोटल जीडीपी था उसमें से 20% पार्ट जो था वो इंडिया का था। ठीक है, सोचिए 1/5 ऑफ द ट्रेड जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, वो आपका इंडिया से हो रहा है। अब जब इंडिया से हो रहा है तो भाई देखो अब हमारे पास हर चीज थी, हमारे पास खाने के लिए भी सारी फूड ग्रेन्स है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा भी है ना, और हमारी जो जरूरतें हैं वो सारी हमारे पास हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम उनको बेच रहे हैं। तो एक बात समझो, ठीक है, कि ये आपका इंडिया है। ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया भाई यहां पर कर रहा है एक्सपोर्ट। ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट। अब इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके बदले में तो वो कुछ नहीं ले रहा, क्योंकि वो सेल्फ में बहुत प्रॉस्परस कंट्री है। तो भैया जब एक्सपोर्ट कर रहा है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर भाई आएगा क्या, गोल्ड। ठीक है, क्या आएगा, यहां पर गोल्ड आएगा, क्योंकि हम बदले में कुछ सामान ले नहीं रहे हैं और हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारे घर से ही पूरी हो जाती हैं। तो बदले में हमें क्या चाहिए भाई, कोई ऐसी कमोडिटी चाहिए जो कि हम अपने लिए या अपने घर पर रख सकें, जिसका हमारे बाद में यूज हो सके, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो हमारे घर से ही पूरी हो जाती है। तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता था, भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। ठीक है, सोने की चिड़िया का मतलब यहाँ पर यही है कि भैया कि जो भी हमारी चीजों की जरूरतों की चीज हैं वो हमारे घर में ही हमारी मिल जाती हैं, तो हमें दूसरे देशों से कोई खरीदना नहीं पड़ता। तो बदले में हम क्या लेते हैं, बदले में भाई वहां से लेते हैं गोल्ड। ठीक है, तो इसीलिए भारत को क्या बोलते थे, गोल्ड, सोने की चिड़िया कहते थे। ठीक है, गोल्डन वर्ड कहते थे। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी भाई कैसी थी, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। ठीक है, खुद में ही हम लोग कैसे थे, सेल्फ रिलायंट थे, हम लोग खुद में आत्मनिर्भर थे, हम लोग स्वतंत्र थे, हमारे ऊपर किसी का रूल नहीं था। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात अगर की जाए तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, एग्रेरियन थी। कैसे, हमारा जो क्लाइमेट है, ठीक है, तो क्लाइमेट हमारा जो इंडिया का है वो फेवरेबल बनाता है इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। ठीक है, नदियों का हमारे पास बहुत बड़ा एक जाल है, उससे हमारे यहाँ पे सिंचाई होती है। बारिश की बात करें, बरसात की बात करें, बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, अलग अलग जगह पर आप जाओगे इंडिया में, अलग अलग जगह की मिट्टी मिलती है, तो वहाँ पर अलग अलग क्रॉप्स को यहाँ पर उगाया जा सकता है। तो इंडिया में इंडस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतना अच्छा था कि वहां पर हम लोग खुद में अपना फूड ग्रेन्स उगाकर अपने देश की जो जनता है, जो लोग हैं, उनका पेट भर लिया करते थे। तो हमें कहीं से भी कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, अगली बात करते हैं, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट, इंडिया के कारीगरी इतनी ज्यादा फेमस थी कि भाई ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटेन की महारानी के जो कपड़े बनाए जाते थे वो भी इंडिया से बनकर जाते थे, तब वहां की महारानी कपड़े पहनती थी। हमारे यहाँ का सिल्क इतना ज्यादा फेमस था, हमारे यहाँ के कॉटन, ठीक है, वूल, हमारे यहाँ पर कारीगरी, जरी, जरदोजी, ठीक है,
प्रीसियस मेटल्स, जो प्रीसियस स्टोन्स के जो आपका कारीगरी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती थी, और क्राफ्टमैनशिप, ठीक है, इतनी जबरदस्त कि पूरे दुनिया में हम लोग राज करते थे। ठीक है, हमारे यहाँ के जैसे कारीगर आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। आज भी आप देखोगे जब आप साउथ इंडिया जाओगे तो भाई आप जितने भी मंदिर हैं उनका आर्किटेक्चर देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे यहाँ पर क्राफ्टमैनशिप होती थी, आर्टमैनशिप होती थी। आप कभी जाइए साउथ इंडिया या फिर यूट्यूब वगैरह में आपने देखा होगा कि कितने बढ़िया से हमारे यहाँ पर टेम्पल को डिजाइन किया जाता था। ठीक है, तो पूरी दुनिया में हम लोग शासन करते थे, हमारे जैसा माल कोई नहीं बेचता था, तो हमारे पास क्या आता था, पैसा बहुत जबरदस्त आता था। अब यही सारी बात आपका यहाँ पर कही गई है जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री इतनी बढ़िया थी कि हमारे यहाँ पर कॉटन और सिल्क, टेक्सटाइल और मेटल और प्रीसियस स्टोन वर्क्स इतना ज़्यादा फेमस था कि हम लोग पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, हमारे जैसे प्रोडक्ट कहीं भी नहीं बनाए जाते थे, इसीलिए हमारा जो मार्केट था वो वर्ल्ड वाइड था। ठीक है, हमारा जो मार्केट था वो वर्ल्ड वाइड था, पूरी दुनिया में हम लोग अपना सामान बेचा करते थे। अब हम बात करते हैं अपने भारत में ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ। जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए तो उस समय उन्होंने सबसे ज्यादा जो बर्बाद किया वो था हमारी इकोनॉमी। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज थी वो इस तरह से डिजाइन करी गई थी कि वो मोर फेवरेबल थी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटेन। ठीक है, और उसका हमारे इंडिया के डेवलपमेंट से कोई लेने देना नहीं था। ठीक है, अगली बात करें, अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि भैया जो भारत है, ठीक है, वो क्या हो गया, टर्न्ड इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इससे हुआ क्या कि भारत सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल गुड्स बन गया। क्यों, क्योंकि भाई हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो तो उन्होंने बर्बाद कर दी। ठीक है, जो हमारा क्राफ्टमैनशिप थी, जो हमारे यहाँ पर आर्टिशंस हुआ करते थे, वो अब क्या बन गए, वो बन गए हैं लेबर। ठीक है, वो मजदूर बन गए, वो किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका जो हुनर था वो तो चला गया, क्योंकि उनके पास जो हमारा लोकली प्रोड्यूस गुड्स थे वो तो नहीं मिल रहे, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाकर काम करेंगे, और उनका जो प्रोडक्ट है मशीन से जो बनाया गया है बहुत अच्छा होता था, ड्यूरेबल होता था और सस्ता भी होता था। आप देखिए खादी कितना बेकार लगता है, मोटा मोटा कपड़ा होता है, उसका फैब्रिक बहुत मोटा होता है ना, वो महंगा भी होता है। वहीं आप कोई भी दुकान में जाइए, वहां पर आप मशीन से जो आपका मिल्स, टेक्सटाइल मिल से बनता है कपड़ा, बहुत ज्यादा फाइन क्वालिटी होती है उसकी, पहनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको खरीदोगे। अब हम बात करें अगर भैया सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने कैसे हमारे एग्रीकल्चर को बर्बाद करा। तो जैसा भी मैंने बताया कि जब आपका मुगल एम्पायर था या फिर उससे पहले जो भी आपके एम्पायर रहे ब्रिटिशर्स से आने के पहले, तो वो मेजरली रिलाय किस पर करते थे, मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, मेजर सोर्स ऑफ भाई इनकम थी हमारे पास, इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या थी भाई हमारे पास, कि हम लोग क्या करते थे, बहुत बढ़िया थे एग्रीकल्चर में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ का क्राफ्ट्समैनशिप बहुत अच्छी थी। ठीक है, हमारे यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा आर्टिशियंस थे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास क्या थे, कारीगर थे, तो हम लोग क्या करते थे, पूरे वर्ल्ड में अपना पॉपुलैरिटी को बनाए हुए थे, और हमारे यहाँ से माल एक्सपोर्ट होता था पूरे वर्ल्ड में। तो 85% ऑफ द इकोनॉमी जो थी वो हमारी किस पर रिलाय करती थी, विलेजेस पर। ठीक है, जो 85% जो जनता हमारी है वो उस समय रिलाय कर रही थी किस पर, एग्रीकल्चर पर, उसी से उसकी इनकम आती थी, उसी पर वो जीवन बसर करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उसके बाद क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आ गया, स्टैग्नेशन आ गया। क्या आ गया, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ क्या हुई है, रुकी हुई है, उसमें कोई भी आपका इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होता है, आपका स्टैग्नेशन होता है। ठीक है, अब देखो यार स्टैग्नेशन के पीछे कारण क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहां से आपका कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, आपका जो सीयूटी का एग्जाम हुआ वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपका क्लास 12th का एग्जामिनेशन होगा, हर साल यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, व्हाट वर द मेन रीजंस बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, पहली चीज तो भैया क्या है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू सिस्टम। अब देखो एक बात समझो, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता हासिल की हमारे यहां पर,
ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए हमारे इंडिया में, ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया भाई, ट्रेडर से वो बन गए क्या, रूलर बन गए। अब एक बात देखो, ब्रिटिश को चाहिए भाई इनकम, ठीक है, ब्रिटिश को क्या चाहिए, इनकम। जैसे आज के डेट में आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके देश को चला रही है, शासन कर रही है, तो उसके लिए भाई चाहिए इनकम, रेवेन्यू, है ना। तो इनकम कहां से आएगी, इनकम कहां से आएगी, इनकम आएगी भाई कहां से, टैक्सेस से, ठीक है, कहां से आएगी भाई, टैक्सेस से, है ना, टैक्सेस से आपकी इनकम आएगी। अब एक बात बताओ, एक बात आप बताओ कि जब हमारे पास आज के डेट में इंडस्ट्री है, हमारे देश में इनकम टैक्स लगता है, तो हमारी गवर्नमेंट को इनकम होती है, लेकिन उस टाइम पर हमारे यहाँ पर क्या क्या लोग थे, ठीक है, कोई इंडस्ट्री तो बड़ी थी नहीं जिस पर टैक्स लगाया जा सके, ना ही हमारे पास इतने ज्यादा लोग सैलरीड थे जिन पर हम लोग टैक्स लगा सके, ठीक है। तो भैया टैक्सेस जो है वो किस पर लगाए जाएंगे, टैक्सेस जो है वो किस पर लगाए जाएंगे, केवल और केवल किस पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, टैक्सेस किस पर लगाए जाएंगे, एग्रीकल्चर पे, है ना। अब एक बात बताओ, अब एक तो तरीका ये है कि सरकार जाए हर किसान के पास कि भैया तुम्हारा जो प्रोड्यूस होगा उसमें से आप क्या करोगे, 1/10, ठीक है, या 1/5 हमारे लिए टैक्स में दे दोगे, ठीक है। जैसे आपका यहां पर 100 क्विंटल आपका प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 100 क्विंटल आपका क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए, ठीक है, 100 kg आपका यहां पर प्रोड्यूस हुआ, तो 100 kg में से क्या करोगे आप लोग, यहां पर 10 kg क्या दो दोगे, टैक्स के फॉर्म में दे दोगे, किसके लिए, सरकार के लिए। आ रही बात समझ, ठीक है। तो अब सरकार क्या करेगी, हर पर्सन के पास जाएगी घर घर कि भैया आपने 100 किलो अनाज आपका उगाया है, तो आप क्या करोगे, 10 kg एज अ टैक्स हमें पे कर दोगे, ठीक है, क्योंकि सरकार को क्या चाहिए, रेवेन्यू। अब देखो एक तो तरीका ये कि सरकार घर घर जाए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया भैया, यहां पर एक आदमी बिठा दिया, ठीक है, जो कि बहुत क्या है, मजबूत आदमी है, ठीक है, क्या है, एक बहुत मजबूत आदमी है, और जिसके पास एक बहुत मोटा डंडा है, ठीक है, इसके हाथ में क्या है, एक बहुत मोटा डंडा है, ठीक है, ये क्या है, इसके पास डंडा है। अब इसने क्या किया, जो नीचे छोटे छोटे किसान हैं, जो नीचे छोटे छोटे किसान हैं, उनके ऊपर क्या करना है, कर दिया इसने, रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे भाई क्या, पीजेंट्स, ये क्या कहलाएंगे आपका, पीजेंट्स, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके, पीजेंट्स या किसान, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई लैंडलॉर्ड, ठीक है, ये क्या है आपका, लैंडलॉर्ड है। ये लैंडलॉर्ड जो है, इसको बोला गया सरकार से कि भाई आप जाओगे इस गांव से टैक्स कलेक्ट करोगे, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे आप यहां पर, ठीक है, मैं एक बार और थोड़ा फ्लो चार्ट बना देता हूं, ठीक है, यहां से रेवेन्यू जा रहा है किसके पास, किसके पास जा रहा है, लैंडलॉर्ड के पास, एंड लैंडलॉर्ड जो है वो किसको दे रहा है, वो यहां पर दे रहा है भाई ब्रिटिशर्स को पैसा, ठीक है, किसको दे रहा है, रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को दे रहा है, इस तरह से। तो ये जो मिडिल मैन है, ठीक है, ये पूरा काम कर रहा है सरकार के लिए कि भैया ये टैक्स कलेक्ट करके किसानों से सरकार को देगा, है ना। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो जब ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में आया, इससे क्या हुआ कि एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के लिए जनरेट हो गया कि वो किसानों से क्या करेगी, लगान वसूलेगी, रेंट वसूलेगी, और उसके बाद अपना काम चलाएगी। लेकिन इसका जो नुकसान है वो हुआ किसके लिए, किसानों के लिए। कैसे हुआ उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये था कि जो जमींदार जो हमारे बनाए गए, उनका काम क्या था भाई, उनका काम यहां पर था केवल और केवल रेंट को वसूलना, ठीक है, केवल और केवल लगान को वसूलना।
उनको यहां पर कोई मतलब नहीं था कि भाई जो पीजेंट है उसकी हालत क्या है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि उसके घर पर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसको पैसे की बहुत जरूरत है, जमींदार आएगा उससे बोलेगा भाई तेरे लिए इतना लगान देना है, अब तू इसको क्या करेगा, हर महीने की 30 तारीख को जमा कराएगा मेरे पास में। ठीक है, या फिर इस छमाही के 30 तारीख को मेरे पास जमा कराएगा। परमानेंट डेट फिक्स कर दी उन्होंने। ठीक है, रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि इतना भाई देना है आपके लिए। अब ऐसा वो कर क्यों रहा है, जमींदार क्यों कर रहा है? जमींदार ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई उसको भी सरकार को देना है। अगर वो सरकार को फिक्स्ड पैसा नहीं दे पाया फिक्स डेट पर, तो भैया उसकी जमींदारी चली जाएगी। अरे बात समझ में, उसकी जमींदारी क्या होगी, चली जाएगी। तो वो इस डर की वजह से भी क्या करता था, रेंट को वसूलता था, किससे, किसान से। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा है कि जो भी प्रॉफिट होता था यहां पर फार्मर के लिए, पीजेंट के लिए, वो चला जाता था किसके पास में, वो चला जाता था जमींदार के पास में, है ना। तो जो किसान है उसकी हालत तो और ज्यादा कमजोरी होती जाएगी, उसके पास नया सेविंग नहीं आएगी, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा वो। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगर कोई भी जमींदार ने ऐसा पाया कि भैया जो किसान है वो अपना रेंट नहीं दे सकता है, लगान नहीं चुका सकता है, तो वो क्या करेगा, उसकी जमीन ही हड़प कर लेगा। ठीक है, आ रही बात समझ? यानी कि किसान जो है अब पैदल हो गया, वो अब मालिक से क्या बन गया, मजदूर बन गया, वो किसी दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करेगा, है ना। तो ये पूरा आपका जमींदारी सिस्टम था। आगे देखते हैं, अगला था आपका कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है कि अब हमारे यहां पर जो किसान है उसको बोला गया कि भाई अब आप फूड ग्रेन्स नहीं उगाओगे, आप क्या उगाओगे, कैश क्रॉप्स। ठीक है, अब ये कैश क्रॉप में क्या होता है, कैश क्रॉप में भाई सबसे ज्यादा यहां पर उन्होंने जो उगाया वो था हमारा कॉटन। ठीक है, और उसके बाद था आपका नेक्स्ट इंडिगो, क्योंकि इंडिया का जो इंडिगो है और कॉटन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसकी डिमांड जो थी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो इस कॉटन को यहां से वो लेकर जाते थे ब्रिटेन में और वहां पर जाकर उसको प्रोसेस करते थे, और प्रोसेस करने के बाद माल को पूरे विश्व में बेचते थे और उसके साथ साथ इंडिया में भी लाके बेचते थे। और इसमें जो कलर किया जाता था वो इंडिगो से किया जाता था, तो इसलिए इंडिगो की डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती थी। अब हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, किसानों को बोला कि भैया अब आप क्या करोगे, अब आप फूड क्रॉप्स के बजाय, ठीक है, क्या उगाओगे, आप यहां पर प्रोडक्शन करोगे किसका, कैश क्रॉप्स का। कैश क्रॉप कौन से आपको बता दिए, कॉटन और इंडिगो। इससे क्या होगा, ब्रिटेन में रॉ मटेरियल की सप्लाई लगातार बनी रहेगी। अब इससे देखो एक नुकसान तो ये हुआ कि जो किसान है उसकी जमीन जो है वो चली गई किस तरफ, कॉटन और इंडिगो की तरफ। तो भैया वो खाएगा क्या, खाएगा क्या, खिलाएगा क्या अपने परिवार के लिए। तो इससे क्या हुआ भैया, हमारे इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी हो गई। क्या हो गई, इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी हो गई। हमारे देश में अब अकाल पड़ने लगे, लोग भूखे मरने लगे, भूखमरी भारत में फैल गई। ठीक है, और इससे क्या हुआ, लगातार कई सालों तक आपके भारत में फेमाइंस, ठीक है, यानी कि अकाल पड़ने लगे लगातार। तो ये आपका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। दूसरा, इंडियन एग्रीकल्चर को देखा जाए आज भी तो उसकी डिपेंडेंसी जो है वो मानसून पर बहुत ज्यादा रहती है। देखा होगा आपने, कई बार आपका डेटा आता, आंकड़े आते हैं तो सरकार ऐसा बोलती है कि इस साल मानसून अच्छा रहने के संकेत हैं और इससे हमारी जो कृषि की उपज है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब मानसून खराब होता है तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डाउन हो जाती है, आपका जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। अभी कुछ समय पहले देखा होगा आपने, जब लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर सर्दी कम पड़ी तो सर्दी कम पड़ने की वजह से क्या हुआ, वीट की जो क्वालिटी है वो डाउन हो गई, है ना। क्योंकि पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, मानसून पर यानी कि वर्षा पर। तो हमारा जो डिपेंडेंसी है वो भैया किस पर है, रेन पर है। हमारे पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर है, मशीनरी है, कंबाइंस है, हार्वेस्टर है, तो ये सारी चीजें हमारे पास थी नहीं। तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था एग्रीकल्चर में वो उतना तेजी से नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात तो ये है कि जो किसान है उसकी सेविंग्स जो है वो किसके पास चली जा रही है, जमींदार के पास। जमींदार किसको दे रहा है,
वो दे रहा है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में। तो जो किसान है उसके इंडिविजुअल लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट नया नहीं आ रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी वो लेकर आए, कुछ नया इनोवेशन करे। और साथ साथ में जो सरकार है, जो जमींदारी है, ठीक है, वो भी आपका कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जमींदार को क्या मतलब किसानों का प्रोडक्शन बढ़ने से? क्यों? क्योंकि भैया अगले साल उसकी जमींदारी चलेगी तो उसका तो पूरा पैसा ही डूब जाएगा। तो जमींदार का इंटरेस्ट केवल किसमें था कि वो भैया लोगों से रेंट को वसूले और वसूल कर सरकार को दे दे, उसमें जो पैसा बचता वो अपने आप रख ले। आ रही बात समझ? सरकार का काम क्या था? सरकार का काम भाई था उस समय अपना जो मिलिट्री है उसको मजबूत करना, ताकि वो और अच्छे से शासन यहां पर कर सके। उसको कोई यहां पर इंटरेस्ट नहीं था इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में या इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में। तो इस तरह का यहां पर कोई यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं था, ठीक है। तो स्टार्वेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर फील्ड इज द रीजन बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। यहां पर हमारे पास फ्लड कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं था, कोई ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास नहीं था, डिसैलिनेशन कैसे किया जाए मिट्टी का उसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई, टेरेसिंग के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी मिट्टी की जो उर्वरता है, ठीक है, जो फर्टिलिटी है वो डाउन होती गई। कोई हमारे पास कैनल नहीं नए नहीं बनाए गए, नहरें नहीं बनाई गई। तो भाई सबसे जरूरी क्या एग्रीकल्चर में इरिगेशन है। अगर आप इरिगेशन में कोई काम नहीं करोगे, किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? फिर किसानों की आय नहीं बढ़ेगी तो आपका फिर रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? और जब रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? आप किसानों पर और ज्यादा बोझ डालोगे, उन पर और ज्यादा टैक्स लगाओगे ताकि सरकार की रेवेन्यू बढ़ सके। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। द मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज ड्यू टू, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सेटलमेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो अभी आपके लिए बताया था कि सबसे बड़ा रीजन जो था भारत में स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर का वो था आपका लैंड सेटलमेंट। क्या था वो? लैंड सेटलमेंट, ठीक है। लैंड सेटलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भाई जमींदारी सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसके लिए? जमींदारी सिस्टम भी बोला जाता है कहीं पर भी, ठीक है। महलबाड़ी, रैयतबाड़ी भी कहते हैं इसके लिए, अलग अलग टाइप होते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया का, वो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर आज इंडिया के डेवलपमेंट में जिस तरह से रोल प्ले कर रहा है उसी तरह से ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी कुछ हद तक करता था, ठीक है। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री थी वो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, ठीक है, जिसको हम लोग विलेज इंडस्ट्री बोलते हैं, इस तरह से काम करती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने क्या किया? हमारी जो विलेज इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसको बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो द प्रोसेस इज नोन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसके लिए? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। जब हम क्या करें? किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री को खत्म करें, ठीक है, इंडस्ट्री को खत्म करना। इंडस्ट्री को जब खत्म किया जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। अब देखो इसके पीछे यहां पर उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, क्या उनके मन में बात चल रही थी, क्या उनकी मंशा थी, क्या मोटिव था? भैया मोटिव पहला तो यह था कि अगर हम इंडिया की इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगे तो सबसे पहला तो चीज ये हो जाएगी कि हमारे लिए भैया क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल मिल जाएगा इंडिया से, ठीक है, चीप रेट पर। क्योंकि इंडिया में भाई उसकी डिमांड होगी नहीं, इंडस्ट्री बर्बाद ऑलरेडी हो चुकी है। तो क्या होगा? हम सस्ते रेट पर यहां पर अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लेकर जाएंगे। दूसरी बात, इससे इंडिया क्या बन जाएगा? हमारे लिए एक मार्केट बन जाएगा फिनिश गुड्स का, ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप लोगों को याद रखना है। व्हाट इज द रियल मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया? कौन कौन सा रहेगा आपका? कि जिससे हमारे लिए चीप रेट्स पर रॉ मटेरियल मिल जाए क्योंकि उसकी डिमांड नहीं होगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भैया हमारे लिए क्या मिल जाएगा? मार्केट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मार्केट मिल जाएगा जिसमें हम अपना फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे। अब देखो इससे हुआ क्या? अब इसका उल्टा क्या हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमी पर? सबसे पहली चीज तो ये कि जब हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, हमारा यहाँ का जो होम इंडस्ट्री थी, वो बर्बाद हो गई, है ना, वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई। तो इससे क्या हुआ भैया? हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। जो कारीगर जो था, ठीक है, कारीगर जो आप समझते हैं ना, कारीगर जो आपके यहाँ पर क्या करता है, ठीक है,
क्राफ्टमैनशिप करता है। तो कारीगर से क्या बन गया वो, अब बन गया क्या, वो मजदूर। क्या बन गया, जो कारीगर जो था वो क्या बन गया, मजदूर, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्राफ्टमैनशिप हुआ करती थी, हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी। अब फॉल इन द सप्लाई ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो क्या हुआ कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बर्बाद हो गई, तो हमारे लोगों को जो चाहिए पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, वो तो मिलेगा नहीं, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को खरीदेंगे, जो कि सस्ता भी है और टिकाऊ भी है और देखने में भी बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना आपके लिए। अब देखो आगे बात करते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई। अगर मैं बात करूं मॉडर्न इंडस्ट्री की, तो मॉडर्न इंडस्ट्री भी इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, जिस तरह की ब्रिटेन में डेवलप हो रही थी। At the time of independence, how many well-managed iron and steel firms were present in India? 1, 2, 3, 4. ठीक है, एक थी, दो थी, तीन थी, चार थी। तो भैया जब आपका इंडिपेंडेंस हमको मिली तो उस समय हमारे इंडिया में कितनी इंडस्ट्री थी, दो थी। ठीक है, आयरन इंडस्ट्री कौन कौन सी थी, एक तो आपकी थी जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में थी, और दूसरी थी कहां पर, आपकी कोलकाता में। ठीक है, दूसरी कहां थी आपकी, कोलकाता में। जमशेदपुर की जो है वो आपका जमशेदजी टाटा ने बनाई थी। ठीक है, भारत की पहली आयरन एंड स्टील फैक्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। अब देखो आगे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कभी भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इंडिया के लोगों की इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इसको मेजर करने का कोई भी उन्होंने जिम्मा नहीं उठाया। लेकिन फिर भी इंडिया में कई सारे ऐसे लोग थे जो लोग इस बारे में थोड़ा थोड़ा अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, द नोटेबल एस्टिमेटर्स दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्वी, फाइंडले सेरास, वीकेआरबी राव एंड आरसी देसाई ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एस्टिमेटेड, उन्होंने क्या एस्टिमेट किया, इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, इंडियाज टैक्स वेल्थ, इंग्लैंड पर कैपिटा इनकम, टोटल वेल्थ टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है इसको कैलकुलेट किया सबसे पहली बार। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम एस्टिमेशन किया था। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। कैलकुलेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी आप अगले एक बार अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जामिनेशन में तो आप लोग याद रखेगा। ठीक है, कैलकुलेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम कब जिन्होंने किया था, 1867 में। ठीक है, 1867-68 में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, वो है प्रोफेसर बीकेआरबी राव। ठीक है, प्रोफेसर बीकेआरबी राव। ठीक है, 1931 में इन्होंने पहली बार साइंटिफिक अप्रोच टू मेजर नेशनल इनकम। ठीक है, पहली बार वैज्ञानिक तरीके से किसी ने अगर यहां पर नेशनल इनकम को मेजर करने की बात कही तो वो कौन थे, आपके प्रोफेसर बीकेआरबी राव। ठीक है, पहली बार साइंटिफिक अप्रोच से किसने मेजर किया, तो आपका आंसर आएगा प्रोफेसर बीकेआरबी राव। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम किसने मेजर किया, तो आएगा आपका आंसर दादा भाई नौरोजी 1867-68 में। ठीक है, इनकी एक बहुत अच्छी बुक है दादा भाई नौरोजी की, जिसका नाम है आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, वो कौन सी थ्योरी थी, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, वो भी किसने दी थी, वो भी आपका किसके द्वारा दी गई, यहां पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो हमारा पैसा है वो लेकर जाते हैं, और उसके बाद
उसका इस्तेमाल करते हैं ब्रिटेन में, जिससे क्या हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी लगातार खत्म हो रही है और यहाँ का जो पैसा है वो निकल कर कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन की इकोनॉमी में जा रहा है। ड्रेन का मतलब क्या होता है, निकासी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में एक ड्रेन पाइप होता है। ड्रेन पाइप का मतलब क्या होता है कि वो आपका जो भी पानी है उसको घर से निकालकर बाहर सीवर में डालता है। ऐसे ही ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो एक सोखते स्पंज की तरह काम कर रहे थे, जो क्या करते थे, गंगा नदी के किनारे से पानी या रिसोर्सेस सोखते थे, एब्जॉर्ब करते थे और उसको ब्रिटेन की जो टेम्स नदी है उसमें जाके निचोड़ देते थे, है ना। तो ये ड्रेन थ्योरी भी किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। सारी चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रीज इन इंडिया वर वेरी नैरो एंड वेरी लार्जली कन्फाइंड टू। ठीक है, तो इंडिया में उस समय कौन कौन सी इंडस्ट्री थी, तो भाई सबसे ज्यादा आपका जो इंडस्ट्री थी वो थी आपकी कॉटन एंड जूट की। ठीक है, कॉटन एंड जूट की। तो भैया जो आपका कॉटन है, जो आपका कॉटन टेक्सटाइल है, वो कहां पर था, वो था आपका महाराष्ट्र, जो आज का महाराष्ट्र है। ठीक है, एंड गुजरात। ठीक है, जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो इलाका है वहां पर आपकी क्या इंडस्ट्री हुआ करती थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो जूट इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जूट इंडस्ट्री थी वो आपकी कहां पर थी, वो थी आपकी बंगाल में। कहां थी, आपकी बंगाल में। ठीक है, अब इसको ओन कौन करता था, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर जो जूट इंडस्ट्री थी वो ओन करता था आपके फॉरेनर्स। ठीक है, ओन बाय फॉरेनर्स। और जो हमारी यहाँ की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कन्फाइंड कहां तक थी, महाराष्ट्र एंड गुजरात तक। एंड दीज इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय द इंडियन पीपल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द जूट इंडस्ट्री वाज ओनली कन्फाइंड टू द बंगाल रीजन, जो आपका आज बांग्लादेश है। ठीक है, एंड द इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द फॉरेन पीपल्स। इतनी बात आपको याद रखनी है। When was the TISCO, that is Tata Iron and Steel Company, incorporated? 1903, 1905, 1907, 1909। तो यहां पर जो आपका सही आंसर बनता है वो बनता है आपका 1907। ठीक है, 1907 में हमारे यहां पर पहली बार जमशेदपुर में श्री जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की नींव रखी थी। ठीक है, अगला बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। देखो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे हमारा जब इंडिया है, ठीक है, ये आपका भारत है, ये आपका क्या है, भारत है। तो ये भारत है, ये क्या कर रहे हैं, यहां पर कोई सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है और कुछ सामान को अंदर ला रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर गुड्स है और यहां पर क्या है, मनी। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ब्रिटेन और ये क्या है, आपका इंडिया है, ये आपका भारत है। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हम अपना सामान बेचते हैं ब्रिटेन में, ब्रिटेन को सामान मिला, उसके बदले में हमारे पास क्या आया, पैसा या फिर क्या आया, हमारे पास गोल्ड आया। तो आज के डेट में आपकी सारी इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी है, जो कि हर कंट्री के साथ क्या करती है, बिजनेस रिलेशनशिप बना के रखती है या फिर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बना के रखती है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेन ट्रेड कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, तो इंडिया क्या बन गया, एक एक्सपोर्टर बन गया, किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट का। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट का क्या बन गया, एक्सपोर्टर, जैसे कि रॉ मटेरियल, कॉटन, सिल्क, वुलन, क्लोथ्स। ठीक है, और इंपोर्टर बन गया किसका, जो फिनिश गुड्स हैं उनका। अब इससे दुगना नुकसान हो रहा है हमारे लिए, क्यों, हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगी। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो मजदूर बन जाएंगे, है ना, वो काम करने के लिए उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होगा। और हमारे यहाँ पर जो प्रॉफिट लोगों को मिलना चाहिए इंडस्ट्री से, वो ना मिलकर कहाँ मिलेगा, ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट लोगों को मिलेगा। ठीक है, इससे हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट कहाँ रुक जाएगा, ब्रिटेन में। ठीक है, और जो हमारी मार्केट है वो भी अब किसके हाथों में चली जाएगी, वो चली जाएगी अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स के हाथों में। तो अब हुआ क्या इससे कि भैया हम लोग क्या बन गए, हम लोग बन गए एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, विच वर मैन्युफैक्चर्ड इन द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो ये हो गया। अगला देखो क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक मोनोपोली बनाई फॉरेन ट्रेड की, कि भैया केवल हम ही क्या करेंगे,
हम ही बिजनेस करेंगे इंडिया से, बाकी और कोई कंट्री को यहाँ पर इजाजत ही नहीं थी इंडिया से बिजनेस करने की। पहली तो एक चीज ये है। दूसरी बात ये है कि जो मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड था वो केवल और केवल किससे होता था? ब्रिटेन से होता था। ठीक है, आधे से ज्यादा जो ट्रेड था वो केवल किससे हो रहा था? ब्रिटेन से हो रहा था। वाइल द रेस्ट ट्रेड वाज अलाउड विद द फ्यू कंट्रीज लाइक चाइना, सिलोन एंड पर्शिया। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 रिवर सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो देखो जो सुएज कैनाल है उसने बहुत हेल्प करी यहां पर आपके ब्रिटिशर्स की इंडिया में अपने ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए। देखो कैसे, ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये इंडिया है। ठीक है, ये हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा अरेबियन सी है। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, ये क्या आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो अब होता क्या था कि यहां पर ये जो इलाके हैं, ठीक है, ये जो इलाके हैं ये रीजन था बंद। ठीक है, ये रीजन था आपका बंद। तो जब आपके ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ठीक है, तो ये आपका ब्रिटेन है यहां पर। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहां से घूम के इस तरह से इंडिया में आते थे। ठीक है, ये तो था आपका सी रूट। ठीक है, बिफोर ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। ठीक है, जब आपके यहाँ पर सुएज कैनाल नहीं थी अस्तित्व में, तब आपका ये रूट आता था इस तरह से घूम के। अभी क्या हुआ कि जैसे ही सुएज कैनाल बना, सुएज कैनाल के बनने से क्या हुआ कि अब यहाँ पर एक नहर बना दी गई। ठीक है, एक नहर बना दी गई, पैसेज बना दिया गया। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर इस तरह से इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है, अब बताइए आप कि जो रास्ता यहाँ से यहाँ तक कवर करने का है और रास्ता यहाँ से यहाँ कवर करने का है, ठीक है, तो ये क्या होगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, यहां पर क्या होगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, और यहां पर टाइम भी कम लगेगा और उसके साथ साथ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या होगा, यहां पर टाइम भी कम लगेगा और आपका जो कॉस्ट है ट्रेवल करने का वो भी क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो अब मोर फ्रीक्वेंटली आपके शिप्स जो है इंडिया से ब्रिटेन जाएंगे, ब्रिटेन से इंडिया आएंगे, इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिया, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। ठीक है भाई, तो ये जो ये आपका जो है इसको बोलते हैं सुएज कैनाल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके लिए, इसके लिए बोलते हैं आपका सुएज कैनाल। ठीक है, जो किसको जोड़ती है, मेडिटेरेनियन सी को आपका अरेबियन सी से जोड़ती है। तो ये रास्ता जो है अब बनाया गया 1869 में, तो इससे क्या हुआ, आप आसानी से इंडिया में आ सकते हो। ठीक है, तो यही बात आपको बताने की कोशिश की गई है कि जो सुएज कैनाल था उससे हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसके साथ में, ब्रिटेन के साथ में। लेकिन इसके जो सरप्लस हमारे पास आया, वो सरप्लस जो है वो भाई कभी भी हमारे काम में नहीं आया। क्यों, क्योंकि जो एक्सपोर्ट सरप्लस आ रहा था वो फाइनेंस किया जा रहा था, किसके लिए, वो फाइनेंस किया जा रहा था आपका जो ब्रिटेन वॉर्स लड़ता है दूसरे देशों के साथ में, वहां से। ठीक है, आर्मी को फाइनेंस करने के लिए, जो दूसरे देशों की सॉइल पर वो युद्ध लड़ रहे हैं उनके लिए, वो हमारे काम में कभी भी नहीं आ रहा था। The main economic motive of the opening of the Suez Canal was to reduce the cost of transportation, to make political relations stronger with Europe, to maintain the cultural relationship with Egypt, to develop the navigation system. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका सुएज कैनाल था उसका केवल एक
कारण था वो था आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कम करना, क्योंकि आपके पास टाइम कम लग रहा था, एंड फ्यूल इफिशिएंसी भी आपकी बढ़ जा रही थी, क्योंकि अब आप शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहे थे पहले के मुकाबले। ठीक है, देखो अब जो हमारी इकोनॉमी है बिफोर ब्रिटिश रूल कैसी थी। बिफोर ब्रिटिश रूल की बात करें तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई, ठीक है, ये हमारा ब्रिटेन है, ये हमारा इंडिया है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहां पर, ठीक है, गुड्स बेचते थे और गोल्ड या फिर मनी लेकर आते थे। ठीक है, मनी या फिर गोल्ड लेकर आते थे। ठीक है, तो हम क्या थे, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड रिसीवर ऑफ मनी या फिर गोल्ड। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिटेन जब हमारे पास आ गया, ठीक है, हमारे ऊपर किसका शासन हो गया, हमारे पास शासन हो गया भाई किसका, ब्रिटिशर्स का। तो अब देखो हम क्या बन गए, अब हम यहां पर बन गए क्या, ठीक है, इंपोर्टर। ठीक है, और पैसा कहां जाने लगा, मनी, अब मनी या फिर गोल्ड कहां जाने लगा, वो जाने लगा अब ब्रिटेन में। ठीक है, कहां जा रहा है वो, ब्रिटेन में जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इंपोर्टर से, सॉरी एक्सपोर्टर से क्या बन गए हम लोग, यहां पर एक्सपोर्टर से क्या बन गए, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर किसी भी जगह पर किसी भी पर्सन को आपके यहाँ रूल करना है तो सबसे जरूरी है कि उसके पास पैसा होना चाहिए। और पैसा कहां से आ रहा है, पैसा आ रहा है इंडिया की इकोनॉमी से। इंडिया की इकोनॉमी से वो पैसा निकालते थे, उसी से बंदूकें खरीदते थे और उसी से भारतीय लोगों पर गोली चला देते थे वो लोग। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पर जो भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ उसमें एक बात बहुत ज्यादा जो है वो पकड़ी, स्वदेशी। ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें स्वदेशी पर काम करना है, हमें स्वदेशी जो गुड्स हैं वो खरीदना है। क्यों, क्योंकि इससे हमारी इंडस्ट्री मजबूत होगी, हमारे लोगों के पास प्रॉफिट आएगा, हम अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करके ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल कर फेंक देंगे। ठीक है, और इससे नुकसान कैसे होगा, इससे नुकसान होगा आपके ब्रिटिशर्स को। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट कम होगा, वो बंदूकें जो हैं वो अब सस्ती खरीदेंगे, और सस्ती बंदूकें खरीदेंगे तो क्या होगा, चोट हो सकता है अब इंडियंस को ना लग के उनको ही बैकफायर कर जाए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, बंदूक बैकफायर कर देती है। तो भैया इसीलिए बोला जाता है कि स्वदेशी को क्या करना है, हमें अडॉप्ट करना है। तो आज भी मोदी जी क्या बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, हमें अपना सामान जो है वो क्या करना होगा, भैया अपने इंडिया का खरीदना होगा, एंड हमें वॉइस भी अपनी बढ़ानी होगी, हमें लोगों को बताना भी होगा कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, अपना सामान खुद खरीदो भी और लोगों को बताओ भी कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर है दूसरे देशों से। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस की। तो डेमोग्राफिक कंडीशंस को मेजर करने के लिए भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो था आपका यहाँ पर ऑफिशियल सेंसस इंडिया में कराया गया आपका पहली बार, कब, 1881 में। ठीक है, कब कराया गया, 1881 में। ठीक है, हालांकि आपका 1872 में आपका फर्स्ट सेंसस कराया गया था। ठीक है, तो उस समय कौन था, लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराया गया। लेकिन ऑफिशियल सेंसस अगर पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे, 1881 में, और यहां से रेगुलर सेंसस था। ठीक है, ये क्या था आपका, डिकेडल सेंसस था। यहां से हर साल अब आपका क्या होगा, सेंसस कराया जाएगा। ठीक है, हर 10 साल के बाद। और ये कब कराया गया था, ये आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टेन्योर में कराया गया था, याद रखेगा। तो अब सेंसस अगर कराया गया तो 1921 तक हमारी जो पॉपुलेशन थी क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। और 1918 में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्पेनिश फ्लू फैला और हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, एकदम से अचानक बढ़ने के बजाय क्या हो गई, वो गिर गई। ठीक है, तो इसीलिए 1921 को क्या बोला जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज बोला जाता है। और यहाँ से आपकी सेकंड स्टेज यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर 1921 को क्या बोलते हैं, ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। ठीक है, द ईयर ऑफ ग्रेट इंडियन डिवाइड। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा क्या हुआ, 1921 में पहली बार हमारी जो पॉपुलेशन थी उसका जो ग्रोथ रेट था वो क्या हुआ, यहां पर हमारा कम होने को आया, पहली बार कम देखने को मिला। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर जो है, यहां पर क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिशन फेज बोलते हैं इंडिया की पॉपुलेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो थी हमारी 1921 से पहले थी, जहां पर क्या था, लोग पैदा भी जाते होते थे और लोग मरते भी ज्यादा थे।
ठीक है। लेकिन सेकंड जो आपकी ट्रांजिशन फेस आया 1921 के बाद, वो क्या हुआ कि हाई बर्थ रेट हुआ एंड लो डेथ रेट हुआ, और उसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगातार क्या होती रही, बढ़ती रही, और उसके बाद कभी हमारी पॉपुलेशन कम नहीं हुई है आज तक। 1921 का सेंसस पहली बार ऐसा था जहां पर हमारी पॉपुलेशन पिछले सेंसस के मुकाबले कम मेजर की गई थी, कम आकी गई थी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ पर कुछ फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इस तरह से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है, जेटी ग्रांड ट्रंक रोड बनाया, लेकिन उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या था, ठीक है, वो काम ये था कि वो सर्व करेगा आपका यहाँ पर ब्रिटिश पर्पस को, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू द फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर सोसाइटीज फंक्शनिंग। ठीक है, जैसे मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक आपका डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, आपके सामने कैमरा होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना या फिर आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास ये स्टाइलस होना चाहिए, सॉरी ये स्टाइलस होना चाहिए, ये प्रेजेंटर होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी आपको सर्विसेज देनी है उन सर्विसेज को देने के लिए आपके पास जो रिक्वायर्ड, ठीक है, सर्विसेज हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, गुड्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो जैसा एक इकोनॉमी को अच्छा चलाने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पर रोड होना चाहिए, वहां पर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो कोई भी आप काम कर रहे हो उस काम को सही तरीके से डिलीवर करने के लिए जो आपको फिजिकल गुड्स चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम चाहिए जो कि आपकी सोसाइटी को अच्छे से रन कर सके, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो उन्होंने किया भैया किसके ऊपर, रोड्स बनाने के ऊपर। किसके ऊपर काम किया, रोड्स बनाने के ऊपर। तो लेकिन जो रोड बनाए गए उनका भैया यहाँ पर केवल और केवल क्या काम था, ब्रिटिश पर्पस को सॉल्व करना। ठीक है, ब्रिटिश पर्पस को सॉल्व करना, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर बनाए रखना। पहला क्या था कि भैया सड़कें जो बनाई जाएंगी उनसे क्या होगा, उनसे भैया आर्मी दौड़ाई जाएगी, जो है ना वो पुलिस वाले आएंगे और जो हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स है, क्रांतिकारी, उनके ऊपर गोलियां बरसाएंगे। क्या करेंगे, गोलियां बरसाएंगे, रोड से भागते हुए आएंगे, घोड़ों से या फिर गाड़ियों से। ठीक है, तो रोड का इस्तेमाल तो उन्होंने इसलिए करा। दूसरी काम क्या करते थे वो कि हमारा जो कंट्री साइड है, ठीक है, जो गांव साइड है, वहां से वो लोग रॉ मटेरियल निकालते थे और उसको वो लोग क्या करते थे, अपने जो भी पोर्ट है, ठीक है, या फिर जो उनके वेयर हाउसेस हैं वहां पर ले जाकर उस माल को रखते थे। ठीक है, तो कंट्री साइड से माल निकाल कर अपने पोर्ट्स तक ले जाना, अपने वेयर हाउस तक ले जाना, ये काम किसका था, रोड का। ठीक है, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वहां पर रोड नहीं बनाए गए, जिससे कि आज भी बहुत सारे लोग त्रस्त हैं। लेकिन आज जो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जा रही है, चलाई जा रही है, उससे हर गांव जिसके पास 100 लगभग लोग रहते हैं उस गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का गवर्नमेंट ने जिम्मा उठाया है, और हालांकि उसमें अभी काफी कमियां बची हुई हैं। ठीक है, रेलवे बनाया किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो यहां पर आपको याद रखना है 1853 में क्या चलाई गई, हमारे भारत में रेल चलाई गई। ठीक है, बॉम्बे टू थाने। तो इससे क्या हुआ कि जो इंट्रोडक्शन हुआ रेलवेज का, तो अब क्या हुआ कि जो लोग हैं वो ज्यादा दूरी के डिस्टेंसेस कवर करने लगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे यहाँ पर ज्योग्राफिकल और कल्चरल वेरियस जो थे वो टूट गए, क्योंकि अगर आप ज्यादा लंबे लंबे डिस्टेंसेस को कवर कर पाओगे तो आप वहां का कल्चर अडॉप्ट करोगे और अपना कल्चर वहां पर लेकर जाओगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, नेशनल इंटीग्रेशन आपका हुआ। ठीक है, राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला। और लेकिन देखा जाए तो इसके जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट थे वो कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर से नुकसान थे वो ज्यादा थे, आपके फायदे इंडिया के लोगों को कम मिल रहे थे। ठीक है, इट इनहेंस द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो आपकी रेलवे है उससे क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का। ठीक है, ज्यादा गुड आपके पहुंचाए जाने लगे, कहां पर, पोर्ट्स पर। फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिला। ठीक है, लेकिन यहां पर इंडिया के लोगों को इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। वो सारे काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए वो कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ही किए गए थे। ठीक है, तो भैया आज हमने देखो क्या सीखा, हमने सीखा भाई आज की किस तरह से हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन शुरू हुआ और कैसे वो ट्रेडर से बन गए रूलर। ठीक है,
और उसके बाद हमने देखा कि भैया हमारी जो इकोनॉमी थी वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैसी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन सेक्टर कैसा था, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसी दशा थी जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर थे। और जब भारत को छोड़कर वो लोग गए तो इंडिया को विरासत में क्या मिला? इंडिया को विरासत में मिला 1947 की ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर भुखमरी, गरीबी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हमको देखने को मिली जब हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1 जो हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो भैया बना लेना, और आपको सारे पीडीएफ्स आपके एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो जरूर इस लेक्चर का एक एक पार्ट देखिए, नोट्स बनाइए, और अपने जो सीयूटी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखिए। और उसके बाद आपकी अप्रोच इस तरह से होनी चाहिए कि मुझे एक एक वर्ड, ठीक है, एनसीईआरटी का बाय हार्ट होना चाहिए। अब वर्ड का मतलब यहाँ पर वो एक एक लाइन नहीं है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर एनसीईआरटी ने दी है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही आपका पैरामीटर है आपके सीयूईटी के एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।